मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। शक्तिकांत दास गवर्नर, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 एक ग्राहक ने रुपीज। 10 लाख रुपए की एफडी बनाई है, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, बट विद इन 6 months ही कम्स बैक टू ब्रेक हिज एफडी टू परचेज अ कार, हाउ विल यू हैंडल? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग। दो बातें समझनी होंगी, दो बातों का अंतर समझना होगा। एक तो है बैंकिंग को समझना और पूरा पूरा पढ़ लेना। आपको नोट्स भी दिए जा सकते थे, आप उन्हें पढ़ सकते थे, लेकिन अब ये इंटरव्यू की तैयारी है, यहां पर फैक्चुअल डेटा उतना काम नहीं आएगा। यहां पर काम आएंगे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर। किताब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन किताब पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी टीचर से जब आप सुनते हैं कि वो आंसर कैसे फ्रेम करते हैं। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बुक्स में भी नहीं होती हैं, लेकिन वो क्लास में जब डिस्कस होती हैं तो अब आपके दिमाग में वो फिट हो जाएंगी। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आप उस वीडियो को दोबारा दोबारा देखिए तो अच्छे ढंग से वो चीजें आपके अचेतन मन के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप जैसे ही स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरव्यूज दिए बैंक के, जैसे आईबीपीएस पीओ का दिया, आईबीपीएस क्लर्क का दिया, एसबीआई, पहले क्लरिकल में भी होते थे, इसके अलावा एसबीआई पीओ का दिया, किसी ने आरआरबी पीओ के इंटरव्यू दिए, तो सारे क्वेश्चंस हमने बच्चों से कलेक्ट किए। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं। कि मान लीजिए आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है और सेलेक्ट करने के बाद एक आपको ऐसी ब्रांच में लगाया जाता है जो कि अच्छी कंडीशन में नहीं है, आप उस ब्रांच को अच्छी कंडीशन में लाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था डेकार्ट्स का मेथड। रेने डेकार्ट्स ने क्या कहा था कि किसी भी प्रॉब्लम को टुकड़ों में बांट दीजिए। जब हम किसी प्रॉब्लम को तोड़ देते हैं तो हमें उस क्वेश्चन का हल भी मिलने लग जाता है। तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या है? मेन वर्ड ये है कि आपकी ब्रांच जो है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। योर ब्रांच इज नॉट इन ए गुड पोजीशन, गुड कंडीशन। यदि ब्रांच अच्छी कंडीशन में नहीं है, बताओ इस बात का क्या मतलब होगा? इस बात का मतलब ये होगा कि ब्रांच जो है वो प्रॉफिट में नहीं होगी। सबसे पहली बात कि ब्रांच हो सकता है कि प्रॉफिट में ना हो। दूसरी बात ये है कि ये भी हो सकता है कि ब्रांच का बिजनेस भी कम हो, बिजनेस कम हो और ब्रांच प्रॉफिट में ना हो। हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई कि बिजनेस थोड़ा है, बिजनेस का मतलब वहां पर डिपॉजिट्स भी कम है, एडवांसेस भी कम है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि ब्रांच का प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाता है? प्रॉफिट, आपको ब्रांच का प्रॉफिट बढ़ाना है, तो बताइए प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको लोन बढ़ाने पड़ेंगे यानी एडवांसेस बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर डिपॉजिट्स को बढ़ाना पड़ेगा? आपको इस ब्रांच के क्या बढ़ाने पड़ेंगे? एडवांसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप लोन्स को बढ़ाएंगे, एडवांसेस को बढ़ाएंगे, तो आपको इंटरेस्ट इनकम ज्यादा आएगी। इसका मतलब सबसे पहला काम तो हमें सर एडवांसेस को बढ़ाना है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर देंगे, सर मैं सबसे पहले ज्वाइन करते ही उस ब्रांच की बैलेंस शीट को देखूंगा कि हमारी ब्रांच की क्या पोजीशन है, और उससे मुझे पता चलेगा कि ब्रांच के डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस कितने कितने हैं। चूंकि ब्रांच अच्छी कंडीशन में नहीं है, हो सकता है ब्रांच लॉस में हो, तो मैं एडवांसेस को बढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा जो हमारी ब्रांच के एनपीए हैं, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे लोन जिनसे हमें ब्याज नहीं आ रहा, इसका मतलब वो भी हमारे लिए लॉस मेकिंग एसेट्स हैं, एनपीएस को भी कम करने की कोशिश करूंगा। इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल से इस बात को नहीं बता रहा हूं। अब यदि ब्रांच का प्रॉफिट कम है, तो एक चीज ये भी हो सकती है कि ब्रांच के खर्चे बहुत ज्यादा हो, यानी कि एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे, जैसे स्टेशनरी के खर्चे, पेट्रोल के खर्चे फालतू में हो रहे हैं, लेकिन उन खर्चों से कोई इनकम नहीं हो रही, तो मैं खर्चों को भी रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा ताकि जो भी खर्चे हैं वो जरूरत के हिसाब से हो।
इसके अलावा जहां तक बिजनेस की बात है, तो मैं उस एरिया में ये देखूंगा कि कौन कौन से ऐसे बड़े बिजनेसेस हैं, कौन कौन से ऐसे काम धंधे हैं जो उस एरिया में चल रहे हैं, तो मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा ताकि हमारी ब्रांच का डिपॉजिट भी बढ़े और एडवांसेस भी बढ़े। देखो ये एक जनरल क्वेश्चन है, यहाँ पर हम ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो सकते। हालांकि डिपॉजिट्स कैसे बढ़ते हैं, एडवांसेस कैसे बढ़ते हैं, उसके लिए हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का एक समराइज्ड आंसर ये बनेगा, सर जैसा कि आपने कहा कि ब्रांच अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो सबसे पहले मैं ब्रांच की बैलेंस शीट और P&L को देखूंगा कि ब्रांच के डिपॉजिट्स और एडवांसेस की क्या कंडीशन है, और उसके मुताबिक मैं ब्रांच के एडवांसेस को बढ़ाने का और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की रिकवरी करने का प्रयास करूंगा या करूंगी। इसके अलावा सर ब्रांच के बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं ब्रांच के डिपॉजिट्स और एडवांसेस दोनों को बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमें ब्रांच को प्रॉफिट में लाना है तो डिपॉजिट कम कर दें, डिपॉजिट भी बढ़ाने हैं, एडवांसेस भी बढ़ाने हैं। इसके अलावा खर्चे कम करने की कोशिश करेंगे। और कल आपको एक बात बताई थी कि दो तरह की इनकम होती है, कौन कौन सी? फंड बेस्ड इनकम और नॉन फंड बेस्ड इनकम। तो ये सारी बात जो आपने करी ये फंड बेस्ड इनकम की करी, तो आप कह सकते हैं कि सर मैं ब्रांच की दूसरी इनकम जो कि नॉन फंड बेस्ड इनकम होती है, ये कल मैंने करवाया था, वीडियो देख लीजिएगा। नॉन फंड बेस्ड इनकम, नॉन फंड बेस्ड इनकम वो होती है जिसमें बैंक के फंड इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे कि इंश्योरेंस इनकम, इंश्योरेंस कमीशन, इसके अलावा लॉकर्स। यानी मैं दूसरी फैसिलिटीज को भी बढ़ाने की कोशिश करूंगा, इससे कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा और दूसरी तरफ बैंक को अदर इनकम भी प्राप्त होगी। तो ये हमारा एक कंप्लीट आंसर इसका बन जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं सिचुएशन को तोड़ दीजिए। आगे देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है यदि आपको किसी पिछड़े हुए क्षेत्र में, बैकवर्ड एरिया में आपको लगाया जाता है, व्हाट विल यू डू? यदि आपको किसी पिछड़े हुए एरिया में लगा दिया जाता है, व्हाट विल यू डू? यदि आपको किसी पिछड़े हुए क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने का टारगेट दिया जाता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, इस क्वेश्चन का कीवर्ड निकालिए। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है बैकवर्ड एरिया। जब मैं बैकवर्ड एरिया को देखता हूं तो बैकवर्ड एरिया को देखते ही मेरे मन में ये विचार आता है कि वहां पर हो सकता है कि लोग मजदूरी करते होंगे, लोग खेती करते होंगे, है ना? इसके अलावा कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं होगी वहां पर। हाँ, ये होता है एक बैकवर्ड एरिया। अब इस बैकवर्ड एरिया में क्या किया जा सकता है, देखिए इस आंसर को कितने स्मार्टली आप डील कर सकते हैं। आप देखिए कि कोई भी इकोनॉमी होती है उसके तीन सेक्टर्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, और एक होता है टर्शियरी। हिंदी में इन्हें कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, और इसको बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? कृषि होती है, पशुपालन होता है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में वो क्षेत्र आते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने का काम करते हैं। नेचुरली कोई चीज बन रही है या बन चुकी है उसको आपने बेच दिया, जैसे आपने एग्रीकल्चर कर लिया, एनिमल हस्बेंड्री कर ली, इसके अलावा आपने छोटी मोटी माइनिंग कर ली। माइनिंग होती है ना, जिसमें हम कोई मिनरल निकालते हैं जमीन से। तो ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज होती हैं। सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आती है, जैसे इंडस्ट्रीज को लगाना, जिसमें विनिर्माण हो गया, कोई नई चीज हम बना रहे हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। टर्शरी सेक्टर होता है सर्विस। सर्विस सेक्टर जैसे बेंगलोर के अंदर है, आईटी वाले बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वहां पर कौन सा सेक्टर डेवलप हुआ है? टर्शरी सेक्टर डेवलप हुआ है। तो तीन तरह के सेक्टर हैं। तो आप कहेंगे सर यदि ये एक बैकवर्ड एरिया है तो इस एरिया में प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज ज्यादा होंगी। तो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज में सर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और माइनिंग जैसी गतिविधियां होती हैं। तो सर एग्रीकल्चर
के लिए मैं जो भी वहाँ के किसान हैं उनको बैंक की फैसिलिटीज के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि केसीसी और दूसरे लोन्स शामिल हैं। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी, पशु खरीदने के लिए भी बैंक द्वारा लोन दिए जाते हैं, उसके बारे में उनको बताया जा सकता है। इसके अलावा यदि उस एरिया में माइनिंग चल रही है तो मैं वहाँ के जो माइनिंग की कंपनी के मालिक हैं मैं उनसे भी मीटिंग करूंगा, ताकि वे भी अपना अकाउंट हमारी ब्रांच के अंदर लेकर के आए, और जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं उनको भी मैं अपने ब्रांच के साथ जोड़ूंगा। ठीक है, तो आपने एक चीज को आपने उनको बता दिया कि आपको पता है कि जो कि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता है, बैकवर्ड एरिया होता है, वहां प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो आप इन पर फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मॉडल है जिसको हम कहते हैं SHG। गरीबी जो होती है, गरीबी से एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता, तो सरकार कहती है कि सभी लोग मिल करके गरीबी से लड़ो, आपस में संगठन बनाओ। तो आप कह सकते हैं कि सर उस एरिया में मैं वुमेन का, महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करने में उनको हेल्प कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कुछ महिलाएं इकट्ठी होकर कोई ना कोई बिजनेस करती हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आमतौर पर महिलाओं के बनाए जाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं ये एक अच्छा मॉडल है जिसमें महिलाएं अपना कोई भी छोटा मोटा कार्य करती हैं। ये वाली बात भी आप उनको बता सकते हैं। तो जैसे ही हमने बैकवर्ड, देखो अब आंसर का स्ट्रक्चर क्या है, हमने देखा बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड एरिया को देखते ही हमने सबसे पहले क्या करा, प्राइमरी सेक्टर की तरफ हम आगे। फिर प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, इसके अलावा माइनिंग। तो इन सारों की बात हमने इनको बताई। ठीक है, आई थिंक ये सारा कुछ आपको क्लियर होगा। इसके बाद देखिए, यदि आपको होम टाउन से बहुत दूर किसी दूरस्थ क्षेत्र में पोस्टिंग दे दी जाती है तो आप संतुष्ट होंगे? क्या आप ग्रामीण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नौकरी करने में कंफर्टेबल होंगे? आपके परिवार की देखभाल कौन करेगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। सर मैं पूरी तरह से तैयार हूं अपने होम टाउन से दूर नौकरी करने के लिए, क्योंकि जब मैंने फॉर्म भरा था तो मैं उसी समय ही ये डिसाइड कर चुका हूं कि यदि मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे अपने घर से दूर जाना होगा। मेरे अंदर कोई होम सिकनेस नहीं है, मैं अपने घर से दूर रिमोट एरियाज में जॉब कर सकता हूं, क्योंकि मैं गांव से ही संबंध रखता हूं। तो मुझे गांवों में एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी यदि कोई गांव का रहने वाला है तो। फिर आप कहेंगे आर यू ओके विद दैट? यस सर, वी आर ओके विद दैट। विल यू बी कंफर्टेबल पोस्टेड इन रूरल और नक्सल एरियाज? ठीक है, यहाँ पर इसने रूरल एरियाज लिखा, तो सर रूरल एरिया में तो हम रह ही रहे हैं। यदि कोई सेमी अर्बन में भी रह रहा है तो आप कहिए कि सर हम गांव में जाते रहते हैं, तो गांवों में जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां तक नक्सल एरियाज का सवाल है, तो यदि मुझे बैंक द्वारा, आपके बोलने में एक विश्वास झलकना चाहिए, सर यदि बैंक द्वारा मुझे नक्सल एरियाज में ज्वाइनिंग दी जाती है तो मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। हाँ, लेकिन नक्सल एरियाज में, नक्सलाइट एरियाज में काम करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल है मैं उनका जरूर पालन करूंगा। जैसे उन एरियाज में बैंक की ब्रांचेस को शाम को थोड़ा जल्दी बंद कर दिया जाता है, सिक्योरिटी का रिस्क नहीं ले सकते आप, तो आप कहिए कि सर जो भी प्रोटोकॉल है उन सबका मैं पालन करूंगा। और फिर कहते हैं हु विल लुक आफ्टर योर फैमिली? यदि आप देखिए, यदि आपका कोई और ब्रदर है तो आप कहिए कि सर इस समय मैं अनमैरिड हूं तो मेरा भाई मेरे मम्मी पापा की देखभाल कर सकता है। या फिर आप यूं कहिए कि सर मुझे मेरे मम्मी पापा ने ये कह दिया है कि आप की जॉब जहां भी होगी हम आपके साथ ही सेटल हो जाएंगे, सर वो भी मेरे साथ ही सेटल हो जाएंगे। और फिर अब वो कहेंगे कि आपके गांव में आपकी जमीन है उसका क्या होगा? तो उसकी आप ये कहानी बना सकते हैं कि सर वो जमीन हम उसकी उस पर खेती हम किसी और से करवा सकते हैं, तो सर वो मैनेज हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पर मेन जो चीज बताने वाली थी कि नक्सल एरिया के जो प्रोटोकॉल हैं उनका हम पालन जरूर करेंगे, ना नहीं करनी, कंफ्यूज नहीं होना। वो बाद की बात है कि ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी, उससे इंटरव्यूअर का कोई लेना देना नहीं है। वो ही जस्ट
टेस्टिंग यू कि आप आएंगे या नहीं आएंगे। आप कहिए कि सर हम आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि आप बैंकिंग क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। आप काफी युवा व जॉब प्रेशर को संभालने में काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड जब ये क्वेश्चन किसी से पूछा गया इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि कोई आदमी अब आपके सामने इंटरव्यू देने के लिए आ गया तो अब वो अग्नि परीक्षा थोड़ा ना देगा आपको कि मैं बैंक में जॉब करनी है मैंने। मतलब इस बात की गारंटी वो कैसे दे? क्या वो आपको एक अग्नि परीक्षा दे अब कि मैं एक बैंक में रहूंगा और बैंक की जॉब को नहीं छोड़ूंगा? तो इसको हैंडल कैसे करना है इस क्वेश्चन को? देखो, आपको वो बातें इकट्ठा करनी है जो ये साबित करती हैं कि आपने बैंक का इंटरव्यू मतलब आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं। तो यदि आप बैंक के इंटरव्यू की प्रेपरेशन 2-3 साल से कर रहे हैं, 2-3 साल से कर रहे हैं, तो इसको बोलिए कि सर मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ और जितने भी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम हुए हैं मैंने वो एग्जाम्स दिए हैं। तो ये बात अपने आप में इस बात को प्रूव करती है, प्रमाणित करती है कि मैं बैंक में जॉब करने का इच्छुक हूँ। सर आई हैव गिवन sir, I have taken part in each and every exam for last 2 to 3 years, which has been conducted by IBPS. So it proves that I am eager to join banking sector. ठीक है? यदि आपने पिछले साल कोई इंटरव्यू दिया है उसके बारे में भी बताइए कि सर मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद भी मैंने दोबारा इंटरव्यू दिया। तो इट प्रूव्स कि मैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने का इच्छुक हूँ। ठीक है? और वो आपको कह रहे हैं कि आप काफी यंग हैं और जॉब प्रेशर को हैंडल करने में काफी कंफ्यूज हैं। आप कहिए सर देयर इज नो कंफ्यूजन, सर मैंने अपना, अब देखो आंखों को बंद करो, सर मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है और सर मुझे इसी सेक्टर में जॉब करनी है। और वो कह दे कि आपको पोस्टिंग बहुत दूर दे देंगे, आप गुजरात से क्यों आ रहे हो, आप मध्य प्रदेश से क्यों आ रहे हो, आपके घर से बहुत दूर है। आप ये कहिए कि सर मैंने अपना मन बना लिया है और सर यदि मेरा IBPS PO में भी होता या फिर SBI PO में भी होता तो वहां पर भी मुझे ऑल इंडिया कहीं भी जॉब करनी पड़ सकती थी। तो इसलिए मैं इस बात को समझ चुका हूं कि मेरी पोस्टिंग हमेशा अपने घर में नहीं रह सकती। तो इसलिए यदि मुझे सफल होना है, यदि मुझे बैंक में जॉब करनी है, अपने करियर में कुछ अचीव करना है, तो मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। सर मैं इस बात को समझता हूँ और इस चीज की कोई नहीं है। और एक पॉइंट आप और डाल सकते हैं, यदि आपने स्टडी भी बाहर से करी है, आप हॉस्टल में रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए कि सर सर मैंने हॉस्टल्स में मैं रहा हूं तो बाहर रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात भी आप बता सकते हैं। जो लोग हॉस्टल्स में रहे हैं, जिन्होंने 4-5 साल घर से बाहर लगाए हैं, तो आप बता सकते हैं। आप वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या आप वो, ऐसा तो नहीं है कि जॉब करने के बाद में आपको छोड़ जाएं आप। तो इन सारे क्वेश्चंस पर पहले ही हमें देख लेना है। इफ यू आर ब्रांच मैनेजर, तो अपनी ब्रांच का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, नए कस्टमर कैसे अट्रैक्ट करेंगे? देखिए, प्रॉफिट बढ़ाने वाली बात जो है ये मैंने आपको बता दी है। NPS कम करने पड़ेंगे, एडवांसेस को बढ़ाना पड़ेगा, खर्चे कम करने पड़ेंगे, आपको प्रॉफिट बढ़ेगा। और प्रॉफिट के लिए अपनी इनकम को बढ़ाना है, क्योंकि प्रॉफिट क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आय माइनस व्यय। सर यदि हमें अपने ब्रांच के प्रॉफिट को बढ़ाना है तो हमें ब्रांच की जहां इनकम को बढ़ाना पड़ेगा वहीं अपने एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा। तो यदि हमें इनकम को बढ़ाना है तो उसके लिए सर हम फंड बेस्ड इनकम को भी बढ़ाएंगे, नॉन फंड बेस्ड इनकम को भी बढ़ाएंगे। फंड बेस्ड इनकम की जहां तक बात है तो हम इंटरेस्ट इनकम को बढ़ाने के लिए एडवांसेस को बढ़ाएंगे। और यदि हम नॉन फंड बेस्ड इनकम की बात है तो हम क्रॉस सेलिंग पर ध्यान देंगे। इसके अलावा जो ब्रांच के अननेसेसरी खर्चे हैं उनको कम करने का भी प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हर चीज का एक लॉजिकल आंसर होना चाहिए। आप यदि ये कहते हैं कि सर मैं ब्रांच से बाहर निकल जाऊंगा और मैं बहुत सारे कस्टमर लाऊंगा, वो आंसर प्रैक्टिकल नहीं है ना, आपके पास एक प्लान नहीं है। तो लॉजिकल आंसर, बात हो रही है प्रॉफिट की, प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है, एक प्लान होना चाहिए हर चीज का आपके पास। हमें इनकम को बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर को कम करना है। और देखिए क्या कहता है, आप नए कस्टमर कैसे अट्रैक्ट करेंगे। देखो देखो, सबसे पहले अपना एक टारगेट ग्रुप
आइडेंटिफाई किया जाता है। ये वर्ड आपको आने चाहिए। मैंने वर्ड क्या लिखा है? टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप वो लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो सकते हैं। टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम है। उसके बाद इनमें से अपने प्रोस्पेक्ट्स को छांटा जाता है। पहले सीख लीजिए, मैं बताता हूं आपको। प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स में से लीड निकाली जाती है। लीड निकाल करके फिर मैं आपको सारा समझा दूंगा अभी। लीड निकालने के बाद हम उनको प्रोडक्ट सेल करते हैं, और सेल करने के बाद क्या करते हैं? आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं। देखो, यदि आपके बैंक ने सपोज करो कि लॉकर निकाले हैं बहुत सारे, लॉकर का एक कैबिनेट आपकी ब्रांच में आया है, तो लॉकर में ज्यादातर क्या रखा जाता है? लॉकर में ज्यादातर रखा जाता है सोना। लोग अपनी जेवरात रखते हैं लॉकर के अंदर। और इंडियन सेटअप में सबसे पहला हमारा कार्य है अपना टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। आप मुझे बताइए, लॉकर आपकी ब्रांच में आया है, आपका टारगेट ग्रुप क्या है? विमेन है या मेन है? महिलाएं हैं या पुरुष हैं? कमेंट करके बताइए। आपका टारगेट ग्रुप है महिलाएं, तो आपने अपना टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको ये देखना है कि वो टारगेट ग्रुप कहाँ मिलेगा आपको। तो टारगेट ग्रुप आपको बहुत जगहों पर मिल सकता है। जैसे यदि आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, तो ये टारगेट ग्रुप आपको किटी पार्टीज में मिल सकता है, आप वहां पर उनको बता सकते हैं। या कोई भी ऐसी जगह है, पार्क्स में, आप उन तक बैंक का ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। पैम्फलेट के थ्रू पहुंचा दीजिए, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से आपने कुछ लोग छांटे कि ये लोग हमारे हैं जो हमारा प्रोडक्ट ले सकते हैं। फिर आपने उनसे बात करी प्रोस्पेक्ट से। प्रोस्पेक्ट में से बात करने के बाद कुछ लोग आपको ऐसे मिल गए जो आपको पक्का हो गया कि ये बंदे ले लेंगे, इनसे थोड़ी सी बात और करी जाए, इन बंदों की सर्वाधिक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि दे विल टेक माय प्रोडक्ट, तो उन लोगों को लीड बोला जाता है। तो लीड जनरेशन होती है सबसे पहले, फिर लीड के बाद उनको प्रोडक्ट सेल कर दिया जाता है। सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज दी जाती हैं उनको, बाद में संभालना भी होता है, फिर वो और कस्टमर्स को ले आते हैं। आप कहिए कि सर मैं सबसे पहले प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाऊंगा। वर्ड याद कर लीजिए एक बार, बोलो इसको, क्या है ये? प्रोस्पेक्ट्स, लीड, प्रोस्पेक्ट, लीड, टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप, प्रोस्पेक्ट, लीड, सेल एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। आप कहिए कि सर सबसे पहले मैं बैंक के प्रोडक्ट्स के हिसाब से अपना टारगेट ग्रुप आइडेंटिफाई करूंगा, और उस टारगेट ग्रुप में से प्रोस्पेक्ट्स निकालूंगा, और उन प्रोस्पेक्ट से कॉल करके, बात करके, मैं उन लोगों की लिस्ट बनाऊंगा जो कि उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो फिर उस लीड पर मैं काम करूंगा, जिसमें मैं अपनी ब्रांच के और भी लोगों का हेल्प लूंगा। तो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये सारे मार्केटिंग के वर्ड्स हैं, प्रोस्पेक्ट, लीड। और जब हम प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो उस बात करने को कॉल कहा जाता है। मार्केटिंग की भाषा में इसको कॉल बोलते हैं। आप ब्रांच मैनेजर हैं, उसने आपको पहले ही बताया, तो आप अपने ब्रांच मैनेजर को खुद भी काम करना होता है, लेकिन अपने एम्प्लॉयज से भी काम कराना होता है। तो आप कह सकते हैं कि मैं अपने जूनियर्स को टारगेट भी एलोकेट कर सकता हूं। यदि बैंक ने एक नया होम लोन का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो हाउ विल यू सेल इट? आप इसको कैसे बेचेंगे? होम लोन का प्रोडक्ट है, बैंक ने नया लॉन्च किया है, होम लोन। अच्छा बताओ, आपका टारगेट ग्रुप क्या है? टारगेट ग्रुप है वो लोग जो कि मकान बनाना चाहते हैं, जिनको मकान बनाने की इच्छा है या मकान खरीदना चाहते हैं। तो जो होम बायर्स हैं, मतलब, तो आपको उनसे कांटेक्ट करना है। यदि आपको होम लोन का प्रोडक्ट बेचना है,
तो आपको वो लोग आपको चाहिए जिनको मकान बनाना है, जिनके अंदर इच्छा है। अब वो बंदे आपको कहाँ मिलेंगे? देखो, इसको बहुत सारे मेथड से इस प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। कैसे बेचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहला, मकान बनाना है तो मकान बनाने से पहले क्या होता है? म्युनिसिपल अथॉरिटीज से परमिशंस ली जाती हैं। पता है आपको? म्युनिसिपल अथॉरिटीज के पास लोग जाते हैं, नगर पालिका के पास, नगर परिषद के पास, है ना? वहां से आपको परमिशन मिलती है मकान बनाने की। तो आप सबसे पहले कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? म्युनिसिपैलिटी में या म्युनिसिपल अथॉरिटीज में आप जा सकते हैं। वहां पर आप उन लोगों की लिस्ट ले सकते हैं जिन्होंने मकान बनाने के लिए परमिशंस ली हैं। तो आपको वो व्यक्ति मिल जाएंगे, वो लोग मिल जाएंगे जिन्होंने मकान बनाना है। वहां से आपको होम लोन के कस्टमर्स मिल जाएंगे, वो ले सकते हैं, पहला। सेकंड, कोई बिल्डर है, उसने अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जैसे यदि हम, इफ वी टॉक अबाउट द बिग सिटीज, वहां पर लैंड तो होती नहीं है ना, वहां पर तो अपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे हम बॉम्बे की बात करें तो वहां पर अपार्टमेंट्स होते हैं, और कोई बिल्डर होता है, वो अपने अपार्टमेंट्स बनाते हैं और उन अपार्टमेंट्स को लोग खरीदते हैं। तो आप उन बिल्डर्स के साथ कांटेक्ट कर लीजिए। आप उन्हें कहिए कि आपके पास कोई कस्टमर आता है जिसने आपका अपार्टमेंट खरीदना हो, तो आप हम उसको लोन कर देंगे। जैसे कई बार हम अखबारों में भी देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए ये बैंक लोन दे रहा है। तो इससे बिल्डर को ये फायदा होता है कि बिल्डर को अपना पैसा मिल जाता है, क्योंकि बैंक से उसको पेमेंट आ जाती है, उसका अपार्टमेंट बिक जाता है। कस्टमर को ये फायदा होता है कि उसके पास एक रहने का घर बन जाता है, आशियाना बन जाता है उसके पास। और जहां तक हम बात करें बैंक की, बैंक को अपना एक कस्टमर मिल गया, तो सबके लिए एक विन विन कंडीशन है। तो बिल्डर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको बता सकते हैं। इसके अलावा आप किन के पास जा सकते हैं? आर्किटेक्ट्स के पास जा सकते हैं, सिविल इंजीनियर्स के पास जा सकते हैं। ठीक है? जिन जो लोग मकानों के नक्शे बनाने का काम करते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनकी सैलरी भी अच्छी होती है, उनके पास हर महीने पैसा भी आ रहा होता है। तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, उनको आप ये ऑफर कर सकते हैं कि वो अपना मकान बनाएं। तो क्योंकि उनकी तो कहीं जानी नहीं है ना, किस्त आएगी ही आएगी। तो इस तरह से आप अपने होम लोन के प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। म्युनिसिपैलिटी, बिल्डर, आर्किटेक्ट और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इन सबको दिया जा सकता है। ठीक है? और बैंक की साइट से अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं वाया मैसेज या फिर कॉल्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके जो वर्तमान ग्राहक हैं, बैंक के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जो बैंक में आते हैं, उनके नंबर हैं आपके पास, उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर, क्योंकि यदि आप इनको ही नए प्रोडक्ट दे दें तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो बैंक में आ रहे हैं। इन लोगों के पास आप खुद जाएंगे, ये बैंक में आ रहे हैं। तो ये सारा काम करके आप अपना होम लोन का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्राहक ने 10 लाख रुपए की एफडी बनाई है, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, बट विद इन 6 months ही कम्स बैक टू ब्रेक हिज एफडी टू परचेज अ कार। हाउ विल यू हैंडल? एक कस्टमर ने 10 लाख रुपए की एफडी बनाई है, लेकिन 6 महीने के बाद वो उस एफडी को तोड़वाने के लिए आ जाता है, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? अच्छा, यदि कोई कस्टमर अपनी एफडी तोड़वाने के लिए आ गया, तो आपको क्या नुकसान क्या है? आपको नुकसान ये है कि देखो, 10 लाख रुपए आपकी ब्रांच से चला जाएगा और वो व्यक्ति कार ले लेगा। ठीक है? बताओ क्या करोगे इस कंडीशन में? क्या करोगे आप? आदमी के पैसे पड़े हैं और उसने कार लेनी है, आपको उसको कन्विंस करना है
कार लोन ऑफर कर देंगे आप उसको, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कार का लोन दे देंगे, वो कहेगा कि एफडी पर आप मुझे 5-6% ब्याज दे रहे हो, और कार लोन मैं आपसे लूंगा, कार लोन लूंगा तो 10% या 11% आप मुझसे चार्ज करेंगे। वो क्यों आएगा आपकी तरफ? कुछ लोग कह रहे हैं कि कार लोन की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आप उसको कार लोन की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आपने अच्छा आंसर दिया, लेकिन आपके पास आएगा क्यों? कोई रीजनिंग तो दो उसको, आपकी बातों में दम होना चाहिए कि वो आप तक आ जाए। देखो मैं अब आपको समझाता हूं, अब आप देखना कि क्या मैं जिस तरीके से समझाता हूं क्या उससे आप सहमत होते हैं या नहीं होते। देखो, अपने आप को हमेशा कस्टमर की तरफ आप रख करके देखिए, तो आपका आंसर ज्यादा अच्छा बनेगा। देखो, आप उसे ये कह सकते हैं कि सर आप मुझे एक बात बताओ कि आपकी कार जो है शोरूम से बाहर निकली, हम उसे समझा सकते हैं कि कार शोरूम से बाहर निकलते ही उसका प्राइस कम होना शुरू हो जाता है। जो कार आप 7-8 लाख की लेंगे, वो 1 साल के अंदर ही उसकी कीमत 4 या 5 लाख रुपए रह जाएगी। वो कहेगा हाँ जी सर ये तो हो जाएगा। तो आप उसे कह सकते हैं कि सर आप डिमांड लोन ले लीजिए सर। आप कहेंगे सर डिमांड लोन क्या होता है? डिमांड लोन होता है लोन अगेंस्ट एफडी। ये एफडी के अगेंस्ट लोन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 1% ज्यादा ब्याज लगता है। मतलब यदि आपकी एफडी 10 लाख रुपए की है, जिस पर बैंक आपको 6% दे रहा है, तो इस डिमांड लोन जो उस 10 लाख की एफडी पर बैंक आपको, मान लो आपने 7 लाख का लोन ले लिया और 10 लाख रुपए की एफडी बैंक के पास गिरवी रख दी, तो आपका ब्याज कितना लगेगा? 7% ब्याज लगेगा। आप उसे कहो देखो सर आपकी एफडी पर आपको 6% ब्याज मिल रहा है, आप एक डिमांड लोन लेते हैं 7 लाख रुपए का, क्योंकि आपकी गाड़ी 7 लाख रुपए की है, तो आपका ब्याज कितना बढ़ा? 7% आपको ब्याज पड़ा, ठीक है। और यदि आप हमारा कार लोन लेते हैं तो आपको 10% ब्याज पड़ेगा। तो पहली बात तो 3% का तो वैसे ही आपको फायदा है। और दूसरी बात, आपको जरूरत 7 लाख रुपए की है, तो 3 लाख रुपए आपका वैसे ही स्पेयर होगा, उसके नए सिरे से एफडी बनेगी, उसके ब्याज का नुकसान भी होगा यदि आप आज एफडी को तोड़वाते हो, क्योंकि जब एफडी को बीच में से तोड़वाया जाता है तो आपको 6% पूरा ब्याज नहीं मिलता, फिर आपको 3-4% ही मिलता है आपको, सर आपको वो नुकसान भी हो रहा है। तो ये हो गया। फिर वो कहेगा कि मेरे को क्या फायदा है? आपको सर आप डिमांड लोन का हर साल हर महीने आप उसकी इंस्टॉलमेंट भरते रहो। तो आप कहो सर आप कार लो, लेकिन आप कार अपनी आज पुरानी कमाई से क्यों लेते हो? आप आगे होने वाली कमाई से लो ना, जो आगे आप कमाओगे उसमें से आप भरते जाना किस्तें। आपकी एफडी वैसे के वैसे पड़ी है, 10 लाख रुपए की एफडी आपकी वैसे के वैसे पड़ी है, आपसे 1% ज्यादा ही तो ब्याज ले रहे हैं हम, इसका जितना ब्याज तो आप वहां कमा ही रहे हो, इसका मतलब 1% पर आपको आपकी कार बन रही है, और उसके लिए आपको पीछे वाली कमाई को लगाने की जरूरत नहीं है, जो आगे आप कमाओगे उससे आप इसकी इंस्टॉलमेंट्स भरते रहना। तो सर ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो देखो बैंक को इससे क्या फायदा हुआ? बैंक को ये फायदा हुआ कि आपने बैंक का डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों आपने प्रोटेक्ट कर दिए। आपका जो बैंक में डिपॉजिट था 10 लाख रुपए का, वो 10 का 10 रह गया। आपने बैंक के एडवांसेस कितने बढ़ा दिए? 7 लाख रुपए बढ़ा दिए। आपके लिए ये अच्छी बात होगी, और कस्टमर के लिए अच्छी डील ये होगी कि उसको 1% ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर ये पैसा मिल गया, 6% तो वो कमा ही रहा है। उसके लिए एक बेनिफिट और है कि वो अपनी पिछली कमाई को उसे कार में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार की कीमत कम हो जानी है, आगे आने वाली कमाई को वो इसमें इन्वेस्ट करेगा। और वैसे आप देखिए कि जो आगे से आगे महंगाई जो होती है वो तो बढ़ती रहती है ना। आज जो 7 लाख रुपए की कीमत है, आज से 3 साल बाद 7 लाख रुपए की उतनी कीमत नहीं रहेगी। तो उस समय 7 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट देना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो आप उसे ये भी समझा सकते हैं कि जो कार की कीमत कम होगी तो वो आपकी एफडी में से नहीं होगी एक तरह से। तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये आपको समझ में आ गया? आई थिंक ये आपको अच्छा हो गया।
हाँ जी, आप में से कोई कुछ पूछ रहा है, देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। हाँ, उसको ईएमआई की तरफ बता सकते हैं। हाँ जी, ईएमआई करवा देंगे, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स करवा देंगे। आप में वो क्या 3 विशेषताएं हैं जो आपको बाहर बैठे हुए लोगों की तुलना में एक अच्छा बैंकर बनाती हैं? व्हाट आर द 3 पॉइंट्स दैट मेक यू बेटर बैंकर देन पीपल सिटिंग आउटसाइड? जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनकी तुलना में आपको लगाया जाए, दूसरों को क्यों ना लगाया जाए, वो बात बताओ आप उन्हें कहेंगे। देखो, कल मैंने आपको 2 बातें बता रखी हैं। एक तो यदि आप रूरल बैकग्राउंड से हैं तो इसको प्रमोट करो, क्योंकि रूरल बैंक में आप जा रहे हैं, रूरल बैकग्राउंड से हैं। और यदि आपकी फैमिली एग्रीकल्चरल फैमिली है तो इसको भी बताओ। यदि आपने कॉमर्स से पढ़ाई करी है, बीकॉम की है, ये भी एक अच्छी क्वालिटी है, इसको आप प्रमोट करिए कि सर मैंने बीकॉम भी किया है। तो ये 3 चीजें तो अच्छी अच्छी हैं ही हैं। इसके अलावा आप उन्हें बता सकते हैं जैसे यदि आपने मार्केटिंग में कुछ किया है, इसके बारे में भी बता सकते हैं। और रूरल और एग्रीकल्चर के बारे में तो इस तरह से बताओ ना कि सर मैं खुद ऐसी फैमिली से रहा हूं जिनके लिए ये बैंक बने हैं। मैं एक गांव के परिवारों की, किसान परिवारों की समस्याओं को जानती हूँ। तो सर मैं तो बहुत अच्छे ढंग से काम कर सकती हूँ, आपकी आंखों से झलकना चाहिए कि आपके अंदर है वो चीज, आप कुछ करना चाहते हो। इसके अलावा देखो, मेहनती ईमानदार भी हम बड़े ऑनेस्ट हैं, हम बड़े हार्डवर्किंग हैं, वो सारे ही होते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स अपने प्रोफाइल में से निकालिए जो दूसरों के पास नहीं है। और हर एक के प्रोफाइल में कोई ना कोई पॉइंट होता है, हर एक के प्रोफाइल में कोई ना कोई पॉइंट होता है। कोई होता है जिसको लोगों से बात करने का तरीका आता है। और जैसे कोई है, उनके पास एक दुकानदार, उनके पापा दुकानदार हैं, तो उनके पास सेल्समैनशिप का एक्सपीरियंस है कि सर मैं दुकान पे मैंने काम किया हुआ, सर मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कस्टमर्स को डील करने का। और जो दुकानदार फैमिली से होते हैं उनके पास कितना एक्सपीरियंस होता है, उनको कस्टमर की वैल्यू पता होती है कि कस्टमर क्या होता है, कस्टमर की कीमत क्या होती है। एक ग्राहक आपकी दुकान पर चल के आ गया, कितनी बड़ी बात है। हो सकता है कि जो लोग रूरल बैकग्राउंड से हैं, हो सकता है वो इस चीज की इंपॉर्टेंस ना समझते हो, लेकिन वहीं पर जो एक दुकानदार जिनके पापा शॉपकीपर हैं, दे नो की शॉप की एक कस्टमर की कीमत क्या होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी बड़ी चीज होती है। एक कस्टमर्स का अच्छा फीडबैक प्राप्त करने के लिए अपने को कितना मेहनत करनी पड़ती है, तो उनके पास इस चीज का एक्सपीरियंस होता है। तो वो अपना प्लस पॉइंट आप निकालिए। क्रॉस सेलिंग एक्सपीरियंस। इसके अलावा लैंग्वेज की बात कर सकते हैं। यदि आपको लैंग्वेज आती है उस स्टेट की जहां से आप जा रहे हैं, यदि आप राजस्थान से जा रहे हैं, सर आप मेरे को तो आती है लैंग्वेज, आती है मुझे सर, मैं अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, तो ये सारी बातें आप उन्हें बता सकते हैं। मैं एक पेट्रोल पंप में गया, तो चौटाला गांव के पास में कोई पेट्रोल पंप था, आप में से एक लोग चौटाला से भी हैं। मैं उस पेट्रोल पंप पे खड़ा रहा वो जो वहाँ के सेल्समैन थे वो आपस में कोई बात कर रहे थे, तो हमारी गाड़ी खड़ी रही, तो वो आए ही नहीं हमारी तरफ। हम 2 मिनट खड़े रहे, फिर हम वहां से चल लिए। हालांकि यदि हम 2-3 मिनट और रुक जाते तो वहां पर वो पेट्रोल डाल देता। लेकिन मेरे मन में ये विचार आया कि जब इनको पता ही नहीं है कि एक कस्टमर की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मतलब जो वहां पर वर्कर्स थे दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड, उनको ट्रेनिंग नहीं दी। उनके जो मालिक हैं उन्होंने अपने स्टाफ को सेंसिटाइज नहीं किया हुआ कि कस्टमर चल करके आपकी भी रोड पर वो जा रहा था, उसके बाद वो आपके वहां आ गया, तो इट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना। तो, तो ऐसा नहीं है कि केवल रूरल और एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, देखो ये तो इंपॉर्टेंस इस बैंक में, ग्रामीण बैंकों में रहेगी, लेकिन आपके पास भी अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। यदि कोई शहर से बिजनेसमैन फैमिली से है, इस चीज की तो बहुत जरूरत होती है, कस्टमर की इंपॉर्टेंस को समझना। आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। मैं 2 वे कम्युनिकेशन इसलिए नहीं कर रहा अभी क्योंकि फिर वो क्वेश्चंस रह जाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है। हाल ही में आपने कौन सी बैंक से संबंधित एडवर्टाइजमेंट देखी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह आकर्षक थी या बहुत बुरी डिजाइनिंग वाली थी? व्हाट इज द मोस्ट रिसेंट
bank related advertisement you have seen and what do you think about it? Was it attractive or was it poorly designed? आपने हालांकि हाँ, जैसे आरती जी बता रहे हैं कि मैनेजमेंट स्किल, तो पिछले क्वेश्चन में मैनेजमेंट स्किल भी आप लिख सकते हैं। बताइए अभी आपने कौन सी एडवर्टीजमेंट देखी? मैं तो जब भी यूट्यूब पे जाता हूं तो एक ये ऐड आती है बहुत बार, नावी पर्सनल लोन। क्या आपने ये ऐड देखी है नावी वाली? यस और नो बताइए मुझे। नावी पर्सनल लोन, क्या ये ऐड आपने देखी है? तो इस तरह की कोई भी एक ऐड देख लेना, उसके बारे में बता देना कि सर वो काफी अच्छी डिजाइन की हुई थी। और देखो डिजाइनिंग इतनी अच्छी होती है उन एड्स की, जैसे 5 सेकंड का टाइम होता है यूट्यूब के अंदर, जिसके बाद हम स्किप ऐड कर देते हैं, तो वो 5 सेकंड के अंदर उनको अपना मैसेज कन्वे करना होता है। उसके बाद चाहे आप उसको स्किप भी कर दें, लेकिन आपके दिमाग, अब मेरे दिमाग में याद है पर्सनल लोन मतलब नावी, अब इतनी बात भी उसने 5 सेकंड में बोल दी तो मेरे दिमाग में फिट होगी कि पर्सनल लोन का मतलब नावी होता है। तो ये आप बता सकते हैं। वैसे नावी जो है वो कोई बैंक नहीं है, ये सारी चीज जो क्या होती है, बास। आप में से कोई बास की फुल फॉर्म बताएगा? बास, बास क्या होता है? बास होता है बैंकिंग एज अ सर्विस। बैंकिंग एज अ सर्विस, वेरी गुड। किसने बताया? प्राची ने बताया, बहुत बढ़िया। बैंकिंग एज अ सर्विस इज कॉल्ड बास। आजकल क्या हो रहा है कि जो बैंक्स हैं वो तो बैंकिंग सर्विसेज दे ही रहे हैं, लेकिन आजकल बहुत सारी एप्स भी बैंक से रिलेटेड सर्विसेज को अपनी ऐप पर प्रोवाइड करती हैं। वो किसी और बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, जैसे मान लो कोटक बैंक के साथ कर लिया, तो उनको कस्टमर ला के देती हैं ये एप्स। तो इनको बोलते हैं बैंकिंग एज ए सर्विस, यानी कोई ऐसी कंपनी जो एक बैंकिंग कंपनी नहीं है, ना ही वो एक एनबीएफसी है, लेकिन वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बैंकिंग सर्विसेज को सेल करती है, तो इस एग्रीमेंट को बास एग्रीमेंट बोलते हैं। ये बैंक और उस कंपनी के बीच होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, एक ग्राहक होने के नाते यदि आपने एक बैंक खाता खुलवाना है तो आप कौन से बैंक को चुनेंगे? दिस इज अ गुड क्वेश्चन जो कि पूछ लिया जाता है। आप कौन से बैंक को चुनेंगे? एक बैंक को चुनने से पहले आप कौन कौन से फैक्टर पर विचार करेंगे? एज ए कस्टमर, इफ यू हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट, विच बैंक विल यू चूज? व्हाट फैक्टर्स विल यू कंसीडर बिफोर पिकिंग अ बैंक? किसी बैंक को चुनने से पहले जो बैंक नियर होगा, के जी कह रहे हैं, एक आंसर आया कि जो बैंक नियर होगा, ये आंसर दिया है किसी ने कि जो मेरे नजदीक होगा। और बताइए, कुछ लोग कहते हैं और क्या, आप बताइए। आपका आंसर ठीक है, देखो आपका खुद का आंसर है। कुछ लोग कहते हैं जिसकी सर्विसेज अच्छी होगी। मैं पिछले कई सालों से, एक आध बार को छोड़ दो, मैं अपने बैंक में नहीं गया। मैं बैंक में गया ही नहीं। तो यदि मैं गया ही नहीं तो इसका मतलब नजदीक होना। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जिसकी इंटरेस्ट रेट हायर है। मैं तो बैंक में गया ही नहीं, और जो बैंक नजदीक होगा, ये बात कहने से एक आप थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगते हो, नजदीक होगा, है ना। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल्स का यूज करते हैं, जैसे आप एटीएम का यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं, है ना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये आंसर बोलने की बजाय आप कहिए कि सर मैं, सर जहां तक मैं अपनी बात करता हूं, तो कि सर यदि मेरी जॉब लगती है तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा बैंक अकाउंट उस बैंक में हो जहां जो हमारे गांव में भी जिसकी ब्रांच हो। इसका रीजन आप ये दे सकते हैं कि सर यदि मैं कहीं बाहर भी रह रहा हूँ तो मेरे पेरेंट्स उस बैंक से, यदि मुझे उन्हें पैसे भेजने पड़े तो मैं उन्हें भेज सकता हूँ। ये बात आप कह सकते हैं, इससे थोड़ा सा लगता है कि आप नौकरी करने के इच्छुक हो। आप कहिए कि सर जिसकी इंटरनेट बैंकिंग और बाकी फैसिलिटीज काफी अच्छी हों। यानी मेन चीज क्या है आज की तारीख में, मैं जो चीज देखता हूँ वो क्या है, साइबर सिक्योरिटी देखता हूँ ना,
ऐसे बैंक जिनके प्लेटफॉर्म जिनकी साइबर सिक्योरिटी अच्छी हो, मैं उन बैंक्स के अंदर अपना खाता खुलवाना चाहूंगा। और ये फैक्टर भी हो सकता है अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से। आप कहिए कि सर उसकी इंटरेस्ट रेट अच्छी हो और उसकी सर इंटरनेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज काफी अच्छी हो, उसके एटीएम मुझे हर जगह मिल जाएं ताकि जब मुझे जरूरत पड़े मैं फंड्स को विड्रॉ कर सकूं। तो ये आंसर आप दे सकते हैं। जो अपने कस्टमर को बैंक में आने वाले एडवांसेस का अच्छे से डिजाइन कर सके ताकि कस्टमर को प्रॉफिट हो, हाँ वो ठीक है, वो आपकी जरूरत के हिसाब से, योर नीड एंड वांट। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मुझे वो बैंक अच्छा लगता है जिसकी साइबर सिक्योरिटी काफी अच्छी हो। जैसे मैं स्टेट बैंक में मेरा अकाउंट है तो मैं अपने अकाउंट से संतुष्ट हूँ इस मामले में कि उसकी जो मतलब उसकी वेबसाइट काफी सिक्योर लगती है मुझे। और इंटरेस्ट रेट वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये भी आप देख सकते हैं। बिटकॉइंस क्या है, किन और दो क्रिप्टो करेंसीज के नाम बताइए। आपसे पूछिए कि बिटकॉइन क्या है तो आप कहिए कि सिर्फ बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी, ये एक नोट है मेरे हाथ में 500 रुपए का। इसके ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। शक्तिकांत दास गवर्नर, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500। धारक क्या होता है? धारक वो आदमी होता है जिसने इसको धारण कर रखा है। तो ये मैंने अपने पर्स के अंदर इसको धारण कर लिया और ये मेरे हाथ में आ गया, तो ये नोट किसका हो गया? मेरा हो गया। धारक, मैं इसका धारक हूं। धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। और ये वचन किसने दिया? गवर्नर ने दिया। क्या हम कभी आरबीआई के पास गए ये लेकर के कि हमें दो 500 रुपए धारक को अदा करने का वचन दिया था तो हमें 500 रुपए की वैल्यू दो? हम कभी भी नहीं गए आरबीआई के पास। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको आरबीआई पे बहुत विश्वास है क्योंकि वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। और जब आरबीआई ने ये नोट जारी किया, जब आरबीआई ने ये नोट जारी किया तो आरबीआई ने क्या करा? आरबीआई ने, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइंग एसेट थी उसके पास एक। इस नोट के मूल्य के पीछे एक एसेट है। वो एसेट क्या है? या तो गोल्ड है या फॉरेक्स रिजर्व्स हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। मैं समझा देता हूं क्या। आरबीआई के पास बहुत सारा सोना पड़ा होता है और जितना सोना पड़ा है उतने वो नोट छाप लेते हैं। यदि सोना है, सोने के अलावा उसके पास दूसरे देशों की करेंसी भी होती है, जैसे डॉलर पड़े हैं या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पड़ी हैं, सरकार द्वारा जारी किए हुए बॉन्ड्स, सरकार के बॉन्ड्स में आरबीआई ने पैसा लगा रखा है, वो बॉन्ड पड़े हैं। यदि एक हाइपोथेटिकल कंडीशन के रूप में आपको समझा रहा हूं, यदि मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए किसी देश के साथ, किसी कंट्री के साथ, जहां लोगों को उस करेंसी से विश्वास उठ जाए, तो लोग जाएंगे उस देश के सेंट्रल बैंक के पास कि भाई साहब ये आपने लिखा था 500 रुपए अदा करने का वचन देते हो तो आप हमें दो। तो वो क्या, किस चीज का प्रॉमिस है? कि आपको 500 रुपए का, मोटा मोटी आप कह दो कि 500 रुपए का गोल्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके पीछे अंडरलाइंग एसेट क्या है? गोल्ड है या फॉरेन करेंसीज है। ये है वचन। क्योंकि रुपए की वैल्यू रुपए में थोड़ा ना मिलेगी। यदि कोई आदमी उसके पास जाएगा तो वो रुपए की वैल्यू किसी और चीज में हमें मिलेगी, 500 रुपए की कोई और चीज हमें मिल जाएगी। लेकिन हम कभी भी सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं जाते हैं, कोई बंदा आरबीआई के पास नहीं जाता नोट लेकर के। तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है अंडरलाइंग एसेट और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कि देश का मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब होता है मौद्रिक प्राधिकरण, जो कि हमारे देश में कौन है? आरबीआई है। ये नोट जारी किया मॉनेटरी अथॉरिटी ने और इसके पीछे कोई अंडरलाइंग एसेट है तो हमें इस पे बहुत विश्वास है कि ये पैसा कहीं नहीं जा रहा। मान लो, सपोज करो कि कोई देश का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, किसी कंट्री का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने एक नोट जारी कर दिया, मान लो किसी कंट्री में, कि आपको जब कभी भी $1000 की वैल्यू चाहिए तो मेरे पास आ जाना। अब लोगों को उस बिजनेसमैन पे बहुत विश्वास है
तो उसका भी वो नोट लोगों के हाथों में चलता रहेगा, लोगों के हाथों में वो बार बार जाएगा, और जितना वो घूमेगा उतना लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो करेंसी होती है, करेंसी की कीमत क्या होती है? लोगों का उसके ऊपर विश्वास। और जितना करेंसी को लोग यूज करते हैं उतना ही उस करेंसी का विश्वास ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये उसकी वैल्यू है। तो आजकल एक नया फैशन चला है क्रिप्टो करेंसीज का। क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी भी देश की मॉनेटरी अथॉरिटीज के द्वारा जारी नहीं की गई हैं, और इनके पीछे कोई अंडरलाइंग एसेट भी नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसी इसलिए चल रही है क्योंकि ये चल रही है, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं आपस में लेन देन के एक माध्यम के रूप में। तो क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी होती है जो कि किसी देश की मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा इशू नहीं करी जाती, और जिसके पीछे कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं होती। जैसे हम बिटकॉइंस की बात करें तो एक बहुत बड़े व्यापारी हैं जिनका नाम है एलन मस्क। तो उन्होंने एक बार कहा था कि मेरी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनको खरीदने के लिए आप बिटकॉइन दे सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि मेरे प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप बिटकॉइन मुझे दे सकते हो, तो बिटकॉइन की रिलायबिलिटी बढ़ गई। फिर इसलिए बढ़ी क्योंकि लोगों ने कहा कि जब हमें आखिरकार कोई चीज खरीदनी होगी तो हम वो चीज तो खरीद सकते हैं ना। इसका मतलब लोगों का विश्वास ही बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज का आधार है। आपसे पूछ रहा है कि नहीं दो और क्रिप्टो करेंसीज के नाम बताइए, तो डोज कॉइन, DOGECON, इसके अलावा इथेरियम, ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है। एक चीज मैं आपको लास्ट में और बताना चाहूंगा, एक नया वर्ड CBDC। अभी इस साल के बजट के अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, RBI भी अपनी एक डिजिटल करेंसी जारी करेगा, और अभी 1-2 महीने में हो जाएगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि पेपर की फॉर्म में नहीं आएगी, वो डिजिटल आएगी अपने पास। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या CBDC एक क्रिप्टो करेंसी है? नो, इट इज नॉट ए क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी डेफिनेशन क्या है कि ये किसी कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा जारी नहीं करी जाती, और इसके पीछे कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं होती। लेकिन जो CBDC जारी किए जाएंगे, जो CBDC इशू होंगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई है चर्चा के अंदर, तो आपको देखो, आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक RBI है। ये RBI ने ये रिपोर्ट जारी करी है, और देखो देखो ये रहा, पायलट लॉन्च ऑफ E-Rupee फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस, व्हाट इज RBI's प्लान। ये अभी बात चल रही है। E-Rupee तो हालांकि पिछले साल किसी और पर्पज के लिए निकाला गया था, इसको नोट कर लीजिए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, RBI अपनी डिजिटल करेंसी लेके आ रहा है। इट इज नॉट ए क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ये किसी देश की अथॉरिटी ने निकाली है। ठीक है, तो ये है, हमने अभी 11 क्वेश्चंस कर लिए हैं 20 से लेकर के 30 तक। आपको एक लिंक और भेज दिया जाएगा, आप अपना फोन ऑन रखिएगा। आपको जब कभी भी ये सेशन होगा उससे कुछ समय पहले आपको वो लिंक मिल जाएगा, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे। मैंने आपसे ये वादा करा है कि मैं आपको 200 क्वेश्चंस करवा दूंगा, और उन 200 के अंदर काफी कुछ आपको आ जाएगा, सारे क्वेश्चंस आप करने लग जाओगे। लेकिन इन सेशंस को बार बार देखिएगा। इस सेशन में फिलहाल हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन की जो टाइमिंग्स है वो आपको बता दी जाएंगी। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।